हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम अक्षय पवार है और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं बेटा पवार एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है, कूलम्ब्स लॉ, और डिस्कस करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। दो टॉपिक हैं छोटे छोटे, इस वीडियो में इसको समझा करके ख़त्म करते हैं। और वीडियो के एंड में मैं आज आपको कुछ बताने वाला हूँ, कुछ सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए। तो प्लीज़ लास्ट में पूरी बात सुन करके जाना, बातें लास्ट में करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेकर के बैठना है सबको। चलिए सभी हेडिंग डालेंगे बेटा। हेडिंग क्या डालनी है, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। और बेटा इसको दूसरे तरीके से कैसे पूछते हैं, शो दैट कूलम्ब्स लॉ obeys न्यूटन्स थर्ड लॉ। बेटा क्लास 9th में न्यूटन सर का थर्ड लॉ पढ़ा था। क्या था, एवरी एक्शन हैज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे, ये आपका एक्शन है, उसका जो बेटा रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा रिएक्शन। और पेरेंट्स जो है आपको रिएक्शन अच्छे से दिखाएंगे बेटा ना। चलिए, तो अच्छे से सबको पढ़ना है, मेहनत करनी है, जो आपके ड्रीम्स है उनको पूरा करना है, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। चलिए बेटा, चलो मान लेते हैं वही बेटा पुरानी चीज। मान लेते हैं हमारे पास दो चार्जेस से Q1 एंड अदर चार्जेस से Q2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए R। आप दोनों चार्जेस को पॉजिटिव लो, दोनों को नेगेटिव लो, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव लो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। हम मान लेते हैं दोनों चार्जेस बेटा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। तो बेटा लिख लेते हैं, लेट us consider that both charges Q1 and Q2 are positively charged। दोनों चार्जेस Q1 Q2 को हमने क्या माना है, पॉजिटिवली चार्ज माना है। इनके बीच का डिस्टेंस बेटा क्या है, R। देखिए हम दो टर्म डिफाइन करने वाले हैं। डिफाइन करने से पहले आपको पता है, चार्जेस जब Q1 Q2 आपके पास है तो आपस में बेटा क्या लगाएंगे, फोर्स। Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा, Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा और Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा। वो फोर्स कितनी होती है बेटा, आप लोग पढ़ चुके हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय में R²। ये थी कोलम्बिक फोर्स। यानी जो स्टैटिक चार्जेस होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं बेटा, वो क्या होते हैं, K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R²। बेटा देखिए, इसको आगे फॉरवर्ड करने से पहले आपको दो टर्म्स यहां पर मैं डिफाइन करने वाला हूं। क्या, फर्स्ट वन इज F12। बेटा ये क्या है, इसको आप बोल सकते हैं फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। यानी Q1 चार्ज के ऊपर Q2 की वजह से जो फोर्स लग रही है बेटा, उसको हमने डिफाइन किया है F12 वेक्टर से। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। अब बेटा इस चार्ज की वजह से इस पे फोर्स किधर लगेगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस में। क्यों, सेम चार्ज है, रिपेल करेंगे बेटा, रिपेल होने के लिए इस पे फोर्स किधर लगेगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस में। तो ये क्या आ गया आपका F12 वेक्टर। क्लियर है। तो बेटा आप निकालेंगे कैसे, अगर आपको F12 वेक्टर निकालना है तो हम यहाँ पे थोड़ा लिख लेते हैं इसको। F12 वेक्टर इज व्हाट, बेटा फोर्स क्या होती थी, K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R²। देखिए बेटा, अब मैंने ना फोर्स के ऊपर वेक्टर साइन लगाया है। ये जो वैल्यू है ये है इसका मैग्नीट्यूड। अब आपको उसकी क्या दिखानी है, डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए अगर आपको याद होगा, हम बेटा क्या डिफाइन करते हैं, मान लीजिए मेरे पास एक क्वांटिटी है, से एक क्वांटिटी मेरे पास ये है, इसको ए वेक्टर मैंने बोल दिया। बेटा इसका मैग्नीट्यूड तो आप निकाल सकते हो। ये अगर मुझे इसकी डायरेक्शन डिफाइन करनी है, इस वेक्टर की कैसे दिखाएंगे, इसकी डायरेक्शन में बेटा मैं क्या लूंगा, यूनिट वेक्टर। यानी किसी क्वांटिटी की अगर हमें डायरेक्शन डिफाइन करनी है तो बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, उस क्वांटिटी की डायरेक्शन में हमें क्या लेना पड़ेगा, एक यूनिट वेक्टर। क्लियर है। फिर इसको हटा देते हैं। तो देखिए बेटा मैं डिफाइन कर लेता हूं, इस डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन में कौन से फोर्स, F12 जो फोर्स वेक्टर है इसकी डायरेक्शन में हम डिफाइन कर लेते हैं इस साइड R21
यूनिट वेक्टर, है ना। तो बेटा यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ये इसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन कैसे मिलेगी, r21 यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते थे अगर आपको याद होगा, यूनिट वेक्टर बेटा हम निकालते थे, r21 यूनिट वेक्टर कैसे निकालते थे, वो वेक्टर डिवाइडेड बाय में उसका मैग्नीट्यूड, ऐसे लिख लो, या इसको आप ऐसे राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं r21 यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू r21 वेक्टर डिवाइडेड बाय r21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बेटा मैग्नीट्यूड ऐसे लिखो ऐसे लिखो, बात सेम है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप लोग इसको लिखना चाहते हैं। क्लियर है बेटा। देखिए ये इसको हम मानते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज फिर से लाइट जो है आंख मार रही है चलिए, तो मैं कुछ बोलना चाह रहा था, लास्ट में बात करेंगे इसके बारे में। तो बेटा F12 वेक्टर डिफाइन होगा क्या, k q1 इंटू q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इंटू में वेक्टर हमने क्या लिया है, r21 यूनिट वेक्टर। क्लियर है बेटा। अब सेकंड हम डिफाइन करने वाले हैं F21 वेक्टर, फोर्स ऑन चार्ज q2 ड्यू टू q1। बेटा यहाँ पर तो लाइट ही आंख मार रही है, आप कहीं क्लासेस में तो नहीं पिटाई हो जाएगी टीचर से, है ना। तो F21 यूनिट वेक्टर बेटा क्या है, सॉरी F21 वेक्टर ने क्या डिफाइन किया है, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, यानी Q2 चार्ज के ऊपर Q1 की वजह से बेटा फोर्स लग रही है। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो बेटा Q1 की वजह से Q2 पे फोर्स किधर लगेगी बेटा, सेम चार्ज रिपेल करेंगे तो पॉजिटिव एक्सिस में आएगी, तो ये आपका क्या आ गया F21 वेक्टर। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है बेटा, ये इस पे रिपल्सिव फोर्स कहाँ लगाएगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि सेम चार्ज है, क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे। तो F21 बेटा फोर्स इधर लग रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। दूसरा बेटा F21 जो फोर्स वेक्टर हमारे पास है, इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर में मान लेता हूं R12 यूनिट वेक्टर। बेटा देखिए ये लाइट बार बार आंख मार रही है, तो क्या किया जाए, इसको हम बाद में निपटेंगे ना। तो बेटा देखिए F21 आप कैसे निकालेंगे फोर्स वेक्टर, पहले मैग्नीट्यूड क्या होगा, k इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ये तो आपको मिल गया। ये हो गया बेटा इसका मैग्नीट्यूड। आपको निकालनी है इसकी डायरेक्शन। F21 जो फोर्स वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन में बेटा यूनिट वेक्टर कौन सा है, R12 यूनिट वेक्टर, है ना। इस फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए हमने क्या लिया, इसकी डायरेक्शन में क्या लिया, एक यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो बेटा आप देखिए इसको मानते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। दूसरा आप लिखना चाहें अगर साइड में, तो बेटा क्या लिख सकते हैं, R12 यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू दिस वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, है ना। R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय बेटा इसका मैग्नीट्यूड, तो ये आ जाएगा, चेक कर लीजिए। हाँ जी बिल्कुल आ जाएगा। अब देखिए आप मुझे एक चीज देख करके बताना, R21 यूनिट वेक्टर और R12 यूनिट वेक्टर, बेटा इनकी डायरेक्शन क्या है, R12 है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, R21 है नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो मैं बोल सकता हूं दोनों की डायरेक्शन बेटा क्या है, अपोजिट है या नहीं है, हाँ जी बिल्कुल है। और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, इक्वल है। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन बेटा दोनों की क्या है, अपोजिट। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, यूनिट वेक्टर है बेटा, ये भी यूनिट वेक्टर और ये भी क्या यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा यूनिट। दूसरा दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, और फिजिक्स में बेटा जब डायरेक्शन अपोजिट हो तो उसको डिफाइन करने के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, नेगेटिव साइन लगाते हैं। तो बेटा देखिए अब आपके सामने बिल्कुल न्यूटन्स का थर्ड लॉ बिल्कुल प्रूव हो जाएगा। वो क्या, ध्यान से देखिए। अब बेटा R12 यूनिट वेक्टर की जगह इक्वेशन 2 में जरा पुट करेंगे आप लोग, क्या मिलेगा, पुट वैल्यू ऑफ R12 यूनिट वेक्टर इन इक्वेशन सेकंड, तो बेटा आपको क्या मिलेगा, F21 फोर्स वेक्टर इज इक्वल्स टू k इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, N2 में R21 यूनिट वेक्टर, बेटा इसका साइन क्या होगा, नेगेटिव, ये होगा। अब बेटा नेगेटिव साइन मैं इसको यहां पर लगा लेता हूं, बाहर की साइड ले लेता हूं, यहां पे लगा लेता हूं, कोई दिक्कत,
यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा लेते हैं। और अब देखिए जरा बेटा ये वैल्यू वो दिखाई दे रहा है, ये किसकी थी, इक्वेशन नंबर जरा बेटा फर्स्ट में आइए, दिखाई दे रही है। तो बेटा F21 यूनिट वेक्टर किसके बराबर हो गया, F12 वेक्टर के साइन बेटा क्या आ जाएगा आगे, नेगेटिव। यानी बेटा हम आगे अगर बात करें, इसको हटा दूं एक बार थोड़ा सा, आपने आई थिंक नोट कर लिया होगा। F21 फोर्स वेक्टर इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ F12 फोर्स वेक्टर। बेटा दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, लेकिन डायरेक्शन में क्या है, नेगेटिव साइन की वजह से अपोजिट है। और वही क्या था बेटा, न्यूटन थर्ड लॉ। ये एक्शन था, ये इसका क्या है, रिएक्शन। दोनों इक्वल है, लेकिन नेगेटिव साइन से हमें क्या मिल गया, ये अपोजिट है। दैट इज बोथ फोर्सेस आर equal in magnitude, both forces are equal in magnitude and opposite in direction. That is action, बेटा ये हम लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। That is Coulomb's law obeys न्यूटन्स थर्ड लॉ। बेटा ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ था, न्यूटन सर का, कि दोनों फोर्सेस अगर इक्वल है मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में अपोजिट है, उसको हम क्या डिफाइन करते हैं बेटा, न्यूटन्स थर्ड लॉ। आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा। ये टाइमिंग जरा चेक कर लेते हैं, अभी बाकी है काफ़ी, थोड़ा सा नोट कर लीजिए सभी, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया डन। चलिए बेटा रेस करते हैं इसको। तो बड़ा आसान सा था बेटा, इसको देख लेना, बस देखना क्या है इसमें बेटा, डायरेक्शन डिफाइन करनी है। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या आपके पास, K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। बस बेटा डायरेक्शन दोनों फोर्सेस क्या थे, अपोजिट। इसकी डायरेक्शन में R21 यूनिट वेक्टर था, और बेटा इसके डायरेक्शन में क्या था, R12 यूनिट वेक्टर। बस बेटा अगर ये दोनों वेक्टर क्या थे, यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड में सेम थे, डायरेक्शन में क्या थे, अपोजिट थे, तो हमने वैल्यूज पुट की, तो आपको मिल गया क्या, न्यूटन्स थर्ड लॉ का बेटा प्रूफ फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ। ये सबको बात क्लियर है, समझ में आ गया होगा। बेटा 3 मार्क्स में बोर्ड्स में एक बार पूछा गया था, तो आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक आपको भी समझ में आ गया होगा अच्छे से, कोई डाउट नहीं है। बेटा अब हेडिंग डालना है सबको, हेडिंग डालना है, फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। बेटा मार्कर चेंज करते हैं, थोड़ा हल्का पड़ रहा है। बेटा हेडिंग क्या डालेंगे सभी, फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं बेटा, से आपके पास बेटा एक चार्ज था Q1। अब हमारे पास ना बहुत सारे चार्जेस हैं, मल्टीपल चार्जेस हैं, Q2, Q3, Q4, Qn, अब टू बेटा कहाँ चले गए, हम Qn तक चले गए। आपके पास बहुत सारे चार्जेस हैं। बेटा पहला चार्ज क्या है, Q1। अब इसके आसपास बेटा मान लीजिए यहाँ पर बैठा है चार्ज Q2, और इसके आसपास बेटा एक चार्ज बैठा है से यहाँ पर Q3। बहुत सारे चार्जेस बैठे हुए हैं, अब टू बेटा कितने, Qn चार्जेस हैं, यानी n चार्जेस आपके पास हैं। तो बेटा आपसे पूछा जाएगा कि इस Q1 चार्ज पे नेट फोर्स कितनी लग रही है। यानी आपके पास मान लीजिए एक चार्ज है स्पेस में, मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ज है Q1, अब मैंने आसपास बहुत सारे चार्जेस बैठा दिए, Q2, Q3, उनको नाम दे दिया अप टू Qn तक। तो इस Q1 चार्ज पे बेटा कितनी फोर्स लगेगी इन सभी चार्जेस की वजह से, बेटा वही क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखिए मान लीजिए बेटा हमारे पास क्या है, एक चार्ज है Q1, अब इसके पास बेटा चार्ज बैठे हुए से Q2 एंड Q3, ऐसा आप Q4, Q5 वटेवर Qn तक आप लेके जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, तो बेटा इस Q1 चार्ज पे टोटल फोर्स कितनी लगेगी वो आप कैसे निकालेंगे। देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को जब हम डिफाइन करते हैं बेटा,
उसमें एक चीज, पहली चीज मान लीजिए बेटा Q2 चार्ज Q1 पे कोई फोर्स लगा रहा है, ठीक है, क्या Q3 चार्ज की वजह से इनके बीच में लगने वाली फोर्स पे कुछ इफेक्ट आएगा? जी नहीं, कभी भी एक दूसरे चार्ज की वजह से दो चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं आता। बेटा इफेक्ट किस में आएगा? Q1 चार्ज पे जो नेट फोर्स लग रही है उसमें, क्योंकि Q1 पे Q2 भी फोर्स लगाएगा, Q1 पे Q3 भी फोर्स लगाएगा, Q1 पे Q4 भी फोर्स लगाएगा। ऐसे बेटा कितने चार्जेस हैं? n चार्जेस हैं, तो सभी इस पे मिलकर फोर्स लगाएंगे, तो फर्क किस में आएगा? Q1 पर जो नेट फोर्स लग रही है बेटा, फर्क उसमें आएगा, ना कि Q1 Q3 में जो फोर्स लग रही है उसमें, ना कि Q2 Q1 में जो फोर्स लग रही है उसमें। थोड़ी बात क्लियर हुई? यानी मैं आपको क्या बोल रहा हूं बेटा, इसको जब डिफाइन करते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, according to superposition principle, the net force on a given charge due to multiple charges is equal to the vector sum of individual force acting on the given charge due to other charge। यानी मैंने क्या बताया, अगर मान लीजिए हम मान लेते हैं कि बेटा मान लीजिए Q1 पे Q2 की वजह से जो फोर्स है उसको हम डिफाइन क्या करते हैं बेटा, से इस फोर्स को मान लेते हैं F12। Q3 की वजह से Q1 बेटा फोर्स हम क्या मान लेते हैं, से F13। तो बेटा इस पे नेट फोर्स कितनी होगी? नेट फोर्स हम मानते हैं से F। बेटा आप उसको कैसे निकालेंगे? बेटा इंडिविजुअल फोर्स यानी Q1 पर इंडिविजुअल Q2 की फोर्स बेटा क्या है? F12। बेटा Q1 पे Q3 की वजह से इंडिविजुअल फोर्स क्या है? F13। बेटा इनका उठा के क्या कर देंगे? वेक्टर सम। इन जितनी भी फोर्सेस Q1 चार्ज पर लग रही है ना, इन सबको बेटा उठा के हम क्या कर देंगे? इनका वेक्टर सम उठा के सिंपली क्या कर देंगे? इनको ऐड। यानी मान लीजिए आपके पास बेटा और हो F14 अब तो बेटा कहाँ तक जाएंगे हम लोग? F1 n तक। n चार्जेस हम लोग मान के चल रहे हैं, तो n चार्जेस की वजह से Q1 चार्ज पे कितनी फोर्स लगेगी? तो बेटा जो नेट फोर्स होगी उसको हम कैसे निकालेंगे? इसका बेटा हम क्या कर देंगे? सिंपल वेक्टर सम। पहले ना बेटा आप लोग ये डिफाइन नोट कर लीजिए, कॉपी पेन लेकर के बैठे हुए हैं ना सभी? हाँ जी बेटा इसको नोट कर लीजिए सभी, या स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, नोट कर लेना आराम से। साथ साथ अगर नोट करोगे ज्यादा बेटर है, उससे मजा आता रहेगा, आपको लगेगा कि ऑफलाइन क्लास ही चल रही है जैसे कि, है ना? चलिए हटा दे। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, नेट फोर्स जो हमने निकाली वो क्या है? इंडिविजुअल फोर्स का हमने क्या कर दिया बेटा? सिंपली वेक्टर सब। उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। नेट फोर्स बेटा एफ क्या है हमारे पास? F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर। अब तो बेटा कितना जाएंगे हम लोग? n चार्जेस हैं, n टाइम्स F1 n वेक्टर, है ना? देखिए बेटा ये तो हमने छोटा डिफाइन किया था, इसको हम हटा देते हैं अभी। अब पहली चीज स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए जब भी कोई चार्ज बेटा स्पेस में है तो हम उसको डिफाइन करने के बेटा ये क्या लेते हैं? ओरिजिन। और इसको हम क्या मान सकते हैं? इसका पोजीशन वेक्टर। यानी जो वेक्टर ओरिजिनेट होता है किससे बेटा? ओरिजिन से, उसको हम क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। Q2 के लिए हम मानते हैं R2 वेक्टर। बेटा Q1 के लिए आप लोग मान सकते हैं से R1 वेक्टर। Q3 के लिए आप लोग मान सकते हैं से R3 वेक्टर। कोई दिक्कत? बेटा इनके बीच का डिस्टेंस है उसको आप मान सकते हैं, इसको मान लीजिए R12। बेटा Q1 और Q3 के बीच का डिस्टेंस इसको हम मान सकते हैं से R13, डिस्टेंस जो था, है ना, दोनों के बीच का।
चलिए बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज F12 वेक्टर, क्या है बेटा? फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। बेटा हमें नेट फोर्स निकालनी है चार्ज Q1 पे। हमारा जो सेंटर पॉइंट है वो कौन है बेटा? चार्ज Q1 है। कि Q1 पे नेट फोर्स कितनी लगेगी, हमें ये निकालना है ना। तो बेटा F12 चार्ज हमने क्या ले लिया, F12 फोर्स हमने क्या लिया, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। बेटा कैसे निकालेंगे आप लोग? पहले आपने कूलम्ब लॉ पढ़ा था, K इंटू Q1। बेटा सेकंड चार्ज क्या है, इन दोनों के पीछे फोर्स। पहला चार्ज है Q1 है, Q2 है, तो K Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय इनका डिस्टेंस बेटा कितना है, R12। तो R12 का होल स्क्वायर। बेटा ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर। बेटा यूनिट वेक्टर आप लोग कैसे लेंगे बताइए? मान लीजिए ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी क्या बेटा, पॉजिटिव चार्ज। तो बेटा इस पे फोर्स किधर लगेगी, इस डायरेक्शन में, F12। और बेटा इस फोर्स की डायरेक्शन में हमने क्या लेना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर। बेटा हम उसको क्या डिफाइन कर लेते हैं ऐसे, R12 यूनिट वेक्टर क्या है बेटा, इसके डायरेक्शन में क्या है, यूनिट वेक्टर। यानी F12 की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर हमने क्या लिया है, R12। मैग्नीट्यूड तो ये होगा, बात क्लियर है, हमें पता है। लेकिन बेटा यूनिट वेक्टर हमने क्या लिया, डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए, डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए हमने क्या लिया, R12 यूनिट वेक्टर। कोई दिक्कत? बेटा इसको मान लेते हैं फर्स्ट बेटा इसी को मान लो। अगर ऐसे मान लो सिमिलरली आपको, अगर आपको बेटा F13 निकालना हो, फोर्स ऑन चार्ज Q1, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q3। यानी Q3 की वजह से Q1 पर कितनी फोर्स लग रही है, बट कैसे निकालेंगे, कूलम्ब लॉ लगाएंगे। K Q1, बेटा एक चार्ज Q1 है, अब दूसरा चार्ज बेटा आपके पास क्या है, यहाँ पर ये है आपके पास चार्ज Q3। तो K Q1 इंटू Q3 डिवाइडेड बाय इनके बीच का डिस्टेंस बेटा आप लोगों ने क्या लिया है, R13 का स्क्वायर। बेटा ये हो गया इस F13 फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब आपको उसका क्या निकालना है, डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे बेटा? देखिए ये भी पॉजिटिव चार्ज हम मान रहे हैं, ये भी क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है Q1 भी, तो इसके ऊपर फोर्स कहाँ लगेगी बेटा, इधर। तो ये हो गया F13 फोर्स वेक्टर, है ना। हम सभी को मान के चल रहे हैं कि पॉजिटिवली चार्ज है, जितने भी चार्ज हमारे पास हैं उसको हम क्या मान रहे हैं बेटा, पॉजिटिवली चार्ज। लिख लेना, ऑल चार्जेस हमने कंसिडर किए हैं क्या बेटा, पॉजिटिवली चार्ज हमने मान लिया। आप नेगेटिव भी मान सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव मान सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई दिक्कत नहीं। पर समझाने के लिए हमने दोनों को क्या मान लिया बेटा, पॉजिटिवली चार्ज। देखिए बेटा ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, इस बेटा इस फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन में हम लोग क्या लेंगे बेटा, एक यूनिट वेक्टर, वो हम क्या लेंगे, R13 यूनिट वेक्टर। बेटा डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, R13 यूनिट वेक्टर। बेटा अगर ऐसे ही बेटा आपको मान लीजिए हम सिमिलरली पूछते हैं F1n, सिमिलरली द सेम तरीके से आप लोग प्रोसीड अगर करते हैं सिमिलरली, बेटा F1n वेक्टर कैसे निकालेंगे, K इंटू Q1। बेटा अब यहाँ पे n क्या है, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Qn। आपके पास चार्जेस कौन कौन से हैं, Q2 Q3 Q4, ऐसे बेटा कितने चार्जेस हैं, n चार्जेस, Qn। यानी n चार्जेस क्या कर रहे हैं बेटा, Q1 पे मिलकर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो हम कैसे निकालेंगे बेटा, K Q1 इंटू Qn, इनके बीच का डिस्टेंस आप लोग क्या मानेंगे, R1n का होल स्क्वायर। बेटा ये आ गया इस फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे बेटा, इसकी डायरेक्शन में हम क्या लेंगे, यूनिट वेक्टर, दैट इज क्या होगा, R1n यूनिट वेक्टर। बात क्लियर है? कोई दिक्कत है क्या किसी को इसमें? कुछ नहीं करा हम लोगों ने, जैसे अभी कूलम्ब लॉ बेटा, कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ा था, सेम ऐसा ही हम इसको प्रोसीड कर रहे हैं, कोई कुछ नया नहीं है इसमें, है ना। तो अब क्या करना है आपको बेटा, F12 F13 F1n जितनी भी फोर्सेस हैं इसको हम बेटा कहाँ पुट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में। बेटा क्या करने वाले हैं, पुट वैल्यूज ऑफ F12 वेक्टर, F13 वेक्टर, अब तो बेटा F1n वेक्टर
इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में बेटा हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज को रखेंगे। आप लोगों ने आई थिंक बेटा डायग्राम बना लिया होगा, इस डायग्राम को बना लो और फिर मैं इसको रेज करने वाला हूं बेटा, यहाँ से हटा दें। चलिए इसको आगे प्रोसीड करेंगे हम लोग। तो बेटा हमारे क्या मिला यहाँ पे, जो नेट फोर्स है चार्ज Q1 पे कितना होगा, F12 की वैल्यू पे पुट करो तो क्या आएगा, K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R। यार बेटा सीधा नहीं हो रहा ना, सीधा करना पड़ेगा। R12 का होल स्क्वायर इंटू में यूनिट वेक्टर क्या था आपके पास, R12 यूनिट वेक्टर प्लस बेटा आगे क्या था। अब हम रखेंगे बेटा F13 का F13 का क्या रखेंगे, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, वो क्या है आपके पास, K Q1 Q3 अपॉन R13 का होल स्क्वायर इंटू में R13 यूनिट वेक्टर थोड़ा सा यहाँ पे बना देते हैं इसको ना, एडिशन K Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13 का होल स्क्वायर इंटू में R13 यूनिट वेक्टर प्लस अब तो बेटा कहाँ पहुंचे हम लोग, n टाइम्स K Q1 Qn डिवाइडेड बाय R1n का होल स्क्वायर इंटू में R1n यूनिट वेक्टर। बेटा F1n की वैल्यू क्या रखी है हम लोगों ने, ये रखी है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब देखिए इन सब में बेटा कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहा है, K Q1 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, बाहर निकाल लिया इसको, K Q1 को बेटा बाहर निकाल लिया। उसके बाद क्या बेटा Q2 अपॉन R12 का होल स्क्वायर इंटू में R12 यूनिट वेक्टर प्लस Q3 R13 का होल स्क्वायर इंटू में R13 यूनिट वेक्टर प्लस अप टू n टाइम्स बेटा कहाँ पहुंच गए हम लोग, Qn अपॉन Q1n का होल स्क्वायर इंटू में R1n यूनिट वेक्टर। ठीक है बेटा, इन सबको ऐड करना है। ऐड करने के लिए मैथमेटिक्स में हम क्या डिफाइन करते हैं, एक टर्म समीशन, समीशन डिफाइन करते हैं बेटा। उसका सिंबल क्या है, F इक्वल्स टू K Q1, बेटा ये हो गया समीशन। इन सबको हम उठा के क्या कर रहे हैं, ऐड। बेटा यहाँ पे हम रख लेते हैं QI और यहाँ बेटा रखते हैं हम लोग R1I डिवाइडेड बाय, इसके डिवाइड में क्या है, R1I का होल स्क्वायर। इन सबको हम ऐड करने वाले, किस तरीके से ऐड करने वाले, देखिए बड़ा सिंपल है, इसमें कुछ वो नहीं है कि ज़्यादा आपको समझ में ना आने वाले, ऐसी कोई बात है नहीं इसमें। K Q1 यहाँ पर था, अरे बेटा आपके पास क्या था, नेट फोर्स। अब देखिए अब I जो ना हम डिफाइन करेंगे कहाँ से कहाँ तक, I इक्वल्स टू आप लेंगे 2 से लेकर बेटा n तक। इन जहाँ जहाँ पर I मैंने लिखा है ना, यहाँ पर पहले वैल्यू क्या रखेंगे 2, तो क्या आएगा Q2 R12 यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय R1I का होल स्क्वायर। देखिए यही आएगा, अगर I की जगह बेटा 2 रखेंगे, Q2 R12 यूनिट वेक्टर अपॉन में R12 का होल स्क्वायर रखेंगे। ऐसे बेटा करते करते आप लोग I की वैल्यू को 3 रखो तो क्या आएगा, Q3 R13 यूनिट वेक्टर अपॉन में R13 का होल स्क्वायर। देखिए ये आएगा टर्म Q3 अपॉन R13 इंटू में R13 का यूनिट वेक्टर प्लस, अगर आप बेटा ऐड करते करते n रखेंगे, Qn अपॉन R1n यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय, बेटा यहाँ पे क्या रखेंगे, R1n का होल स्क्वायर, R1n का होल स्क्वायर। बेटा यहाँ पर क्या है हमारे पास, R1n का, सॉरी यहाँ पे बेटा थोड़ा सा चेंज कर लो, R1n का होल स्क्वायर। भाई गलतियाँ सबसे हो जाती हैं, कोई भगवान थोड़ा ही है ना। अगर छोटी मोटी गलती हो तो बेटा माइंड मत करना, उसको ठीक कर लेना, कमेंट करके हमें बताना, उसको हम ठीक करेंगे। अगर बाय चांस कुछ रह जाता है तो, है ना, करते करते बेटा ये ठीक कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। तो फाइनली आपका बेटा फोर्स क्या आ गई, ये आ गई। तो बेटा आपका सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या हो गया, पूरा खत्म। एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसको खत्म करते हैं बेटा। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। टाइमिंग बेटा थोड़ा सा बचा है, चलिए बेटा बातें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। वीडियो जस्ट ओवर होने वाला है, मैं बोलता रहूँगा और वो वहाँ से कैमरा बंद हो जाएगा, है ना।